ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग सबसे पहले एग्जाम से रिलेटेड फाउंडेशन में पढ़ के आ रखे हो। एग्जाम में कितना आएगा ये, तो एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, ये तीन टॉपिक है। तीनों में से कोई सा एक टॉपिक टकराता है जिसमें ज़्यादा चांसेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड कंसाइनमेंट के होते हैं। जॉइंट वेंचर का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आ रखा है, एक ही बार आया था, वो कंबाइंड था कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर का। सो दैट मीन्स टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर कंसाइनमेंट पढ़ने से पहले आप लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, और पढ़ा भी हुआ है, पढ़ा है ना? यस सर। ठीक है, तो जहाँ पे तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ा था, अब वहाँ से कुछ अलग चीज़ शुरू होगी, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। पढ़ा ये पहले? यस सर। कहाँ पढ़ लिया रे? फाउंडेशन में तो था नहीं। सर ऐसे ही बताया भाई बनाने। अच्छा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी समझना, वहीं से हमारा कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। प्रैक्टिकल से कोई इतना लेना देना नहीं है इस बात का। तो देखो, दो व्यक्ति होते हैं। तुमने शोले मूवी देखी है? शोले मूवी में एक ठाकुर होता है जिसके हाथ काट दिए जाते हैं, और एक रामू काका होते हैं जो उनके सर्वेंट होते हैं। तो रामू काका ठाकुर साहब के बिहाफ पे सारे के सारे काम करते हैं, एंड अल्टीमेटली क्या करते हैं, ठाकुर साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं कि जो रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति है वो है एजेंट, और जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो है प्रिंसिपल। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। ठीक है, एजेंट हमेशा क्या करेगा? एजेंट हमेशा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। अब रिप्रेजेंट किसी भी चीज के लिए कर सकता है, किसी बात को रखने के लिए, किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, किसी भी काम के लिए रख सकता है। क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे जो कि एक कमर्शियल लॉ है, तो हम इसकी कमर्शियल या फिर जो हमारा ट्रेडिंग, परचेज, सेल, जो कमर्शियल लाइफ होती है उससे इसको रिलेट करके चलेंगे। तो एजेंट क्या करेगा? हमेशा किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी के सामने हमेशा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि प्रिंसिपल खुद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा और एजेंट को रखना पड़ रहा है उसे? तो सिंपल सी बात है, मान लो मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ गुड़गांव में बैठा हूँ, और गुड़गांव में बैठ के मेरा एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अब इसे चेन्नई में शुरू करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बिजनेस देखना और साथ साथ चेन्नई में देखना मुश्किल हो जाता है। तो मैं चेन्नई में एक बंदे को हायर कर देता हूँ और कहता हूँ कि तुझे मेरी पूरी अथॉरिटी है कि मेरे नाम पे जाके किसी के साथ भी बिजनेस डीलिंग कर, काम लेके आ। तो जिस बंदे को मैंने हायर किया है प्लस अपनी अथॉरिटी दे रखी है कि मुझे रिप्रेजेंट कर, वो मेरा एजेंट हो जाएगा। और याद रखना, अगर मैंने इस व्यक्ति को अथॉरिटी दे रखी है, एजेंट को अथॉरिटी दे रखी है, तो फिर ये होता है बच्चों जनरल रूल। जब भी आप लॉ पढ़ोगे ना, जहां जहां जनरल रूल मिलेंगे आपको, वही चीज एग्जाम में आती है, वो या फिर उसके एक्सेप्शन। सो जनरल रूल हमेशा कहेगा दैट प्रिंसिपल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट। ठीक है, दैट मीन्स एजेंट कुछ भी करे, एजेंट कभी नहीं फंसेगा, या एजेंट कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल हमेशा कौन होगा? प्रिंसिपल, जो व्यक्ति उससे करवा रहा है। इसीलिए आप देखोगे काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को पुलिस पकड़ती है और छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स एजेंट थे। जो लोग असली में सुपारी देते हैं ना, मेन क्राइम वो लोग करते हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट किलर बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और आज़ादी से घूमते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल, जनरल रूल दैट प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट। ठीक है, और इसके साथ साथ जो दूसरा रूल है वो ये एक्सेप्शन टू जनरल रूल। ये मैंने क्यों बताया आपको? इसे अकाउंट्स के नोट में ही लिख लेना। ये आपका लॉ में हमेशा एजेंसी से यही क्वेश्चन आया है
कि कब जनरल रूल की एक्सेप्शन होगी, मतलब ऐसा कि एजेंट काम करेगा और एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जैसे अलग अलग चीज़ें हैं, एजेंट जानबूझ के कोई फ्रॉड कर रहा है अपने प्रिंसिपल के नाम पे, एजेंट ऐसा काम कर रहा है जिसकी अथॉरिटी नहीं है, प्रिंसिपल मर चुका है लेकिन स्टिल एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे बिजनेस कर रहा है, तो दैट मीन्स जो चीज़ है ही नहीं उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरीके के ढेर सारे काम होते हैं जिसके लिए एजेंट खुद पर्सनली रिस्पॉन्सिबल या लायबल हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होता है मेरे पास कंसाइनमेंट का। तो कंसाइनमेंट में क्या होता है, यहां पे भी एक प्रिंसिपल और एक एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल को बोला जाता है कंसाइनर और एजेंट को बोला जाता है कंसाइनी। प्रिंसिपल कहता है कि भाई मेरे पास ढेर सारा सामान पड़ा हुआ है, तो प्रिंसिपल के पास है गुड्स, डजंट मैटर उसने परचेस किए हो, डजंट मैटर उसने मैन्युफैक्चर किए हो, खरीदे हो या बनाए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये एजेंट से कहता है कि भाई मैं तेरे पास भेजता हूं गुड्स और तू उन गुड्स को अपने ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से आगे सेल कर दे, ठीक है। तो पहले गुड्स किसने रिसीव करे, कंसाइनी ने, फिर कंसाइनी ने वो सेल कर दिए लोगों को, और सेल करने के बाद जो भी पैसा मिला होगा उस पैसे को वापस किसको दे देगा, इसको बोलते हैं रिम्बर्समेंट। याद रखना इस वर्ड का मतलब, रिम्बर्समेंट का मतलब होता है कि जिससे पैसा बिलोंग करता है उसी को वापस दे देना, तो रिम्बर्स कर लेगा। लेकिन फ्री में तो एजेंट काम करेगा नहीं, कुछ कमीशन लेगा, कुछ अपने खर्चे लेगा, कुछ सैलरी लेगा, जो भी लेगा वो सारे पैसे काट के वापस कर देगा रिम्बर्स किसको, प्रिंसिपल को, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया। अभी वीडियो पॉज कर दो, इतना नोट करो, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं इसकी। ओके, तो अब हम करेंगे अकाउंटिंग कंसाइनमेंट के लिए, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। तो याद रखना बच्चों, जब कंसाइनमेंट के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम किसकी बुक्स में कर रहे हैं, इन बुक्स ऑफ कंसाइनर, जिसका बिजनेस है, ठीक है। तो अभी हम एक अकाउंट बनाते हैं, दो अकाउंट हमें बनाने होते हैं। पहले इन बुक्स ऑफ कंसाइनर हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनमेंट है क्या, कंसाइनमेंट एक बिजनेस है हमारा, ठीक है। हम बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं, बिजनेस बोले तो जो काम हम कर रहे हैं ये एक नॉमिनल अकाउंट है, एंड दुनिया का कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, P&L अकाउंट हो गया, कोई एक्सपेंस अकाउंट हो गया, कोई इनकम अकाउंट हो गया। सो डेबिट साइड पे सारे के सारे खर्चे, क्रेडिट साइड पे सारी की सारी इनकम, ठीक है। सो ये मैंने बना दिया आपके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि हमारे पास जो सामान पड़ा है। कंसाइनमेंट में बैलेंस बीडी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंसाइनमेंट में मैं यहाँ से सामान भेजूंगा, जब सामान भेजूंगा उसके पास तो सामान तब पहुंचेगा, उससे पहले तो कुछ होगा नहीं, तो बैलेंस बीडी का या ओपनिंग स्टॉक का सवाल खत्म। तो दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ आती है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोले तो जैसे वहाँ पे हम परचेजेस अकाउंट करते हैं कि जो सामान खरीदा, यहाँ पे सामान खरीदने की जगह जो सामान हमने भेजा उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, ये था मेरा कंसाइनर, ये था कंसाइनी। कंसाइनर के पास गुड्स होते हैं, ये इन गुड्स को भेजता है किसके पास, कंसाइनी के पास। तो गुड्स को भेजते भेजते ना दो खर्चे हमेशा ये करेगा, एक भेजने के खर्चे जिसे हम बोलते हैं फ्रेट, और गुड्स पे इंश्योरेंस करवा के भेजता है ताकि रास्ते में कोई टूट फूट हो जाए तो इसकी जेब से वो खर्चा ना जाए, ठीक है। सो जब ये उन खर्चों को और पे करता है तो ये हमेशा पे करेगा खर्चों को बैंक अकाउंट से, और इसको हम लिखते हैं, एक आ जाता है हमेशा फ्रेट और दूसरा हमेशा आ जाएगा इंश्योरेंस, ठीक है। तो गुड्स के बाद फ्रेट इंश्योरेंस लगाने के बाद गुड्स कहाँ पहुँच गए, कंसाइनी के पास। अब कंसाइनी के पास पहुंच गए तो कंसाइनी भी इस पे कुछ खर्चे करता है, और कंसाइनी जो भी खर्चे करेगा वो हम किसके नाम से लिखेंगे, कंसाइनी के नाम से। सो टू
कंसाइनीज अकाउंट। अब क्या क्या खर्चे करेगा कंसाइनी? सबसे पहले तो वो कहेगा कि भैया मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे कुछ पे करो, जिसे हम बोलते हैं कंसाइनीज कमीशन। तो दिस इज स्टार नंबर 1, दैट मीन्स वर्किंग नोट नंबर 1। पहला वर्किंग नोट बनेगा इसके लिए, ठीक है। दूसरा, वेयर हाउस या गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट देगा। गोडाउन रेंट के बाद और कुछ खर्चे हो सकते हैं, जैसे मान लो ये भी फ्रेट देता है। अब ये फ्रेट क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे तो इसने रिसीव किया, रिसीव करके हो सकता है अपने गोडाउन में ले जाएगा, या गोडाउन से हो सकता है किसी कस्टमर के पास ले जाएगा, तो वो वाले खर्चे, जितने भी खर्चे कंसाइनी के पास होते हैं वो सारे के सारे इस हेड में आ जाते हैं, ठीक है। अब सोचो कंसाइनी के पास सामान आ गया, उसने कुछ पैसा लगाया उस सामान पे, अब वो सामान को बेचेगा। तो सामान को बेचते बेचते क्या क्या चीजें आती हैं? तो सबसे पहले बाय कंसाइनी, और कंसाइनी के नाम से ही हम लिखते हैं सेल, जितने भी रुपए का बिका। नेक्स्ट, बाय एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, और इसके लिए बनेगा वर्किंग। और बाय अनसोल्ड स्टॉक, और इसके लिए भी बनेगा वर्किंग। जब वर्किंग बनेगा तब मैं इसको समझाता हूं क्या है। तो हुआ क्या, मान लो मैंने आपको 100 यूनिट्स भेजी। जब 100 यूनिट्स भेजी, उसमें से हो सकता है 10 या 20 यूनिट एबनॉर्मली टूट फूट गई हो, तो क्या उसके पैसे मेरे को मिलेंगे? उसके पैसे नहीं मिलेंगे। और हो सकता है कि मैंने 70 यूनिट सेल करी, 20 एबनॉर्मल की हो गई, तो 10 यूनिट अभी भी बची है, और उन 10 यूनिट की क्या वैल्यू होगी? वो हो गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। फिर आप क्रेडिट साइड का टोटल करो, हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा मिलेगा आपको, वरना कोई बंदा कंसाइनमेंट का काम ही नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं होगा। और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम यहां लिखते हैं टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। फिनिश। अभी रुको, इसके बाद दूसरा जो अकाउंट बनता है उसको हम बोलते हैं कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनीज अकाउंट में कुछ नहीं करना, जो आपने कंसाइनर अकाउंट में कंसाइनी लिखा है सिर्फ उसी की क्रॉस एंट्री आप कर दोगे। जैसे यहां से सेल हुई थी तो आपने लिखा टू कंसाइनमेंट अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दिया सेल। सिमिलरली बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस हुए थे, आपने इसको दी थी इसकी कमीशन, आपने दिया था इसको गोडाउन रेंट के लिए पैसा, आपने दिया था इसको फ्रेट के लिए पैसा, एटसेट्रा, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ पेमेंट होती है जो किसको की जाती है? जो कंसाइनी को की जाती है। क्यों की जाती है? देखो, सॉरी, कंसाइनी को नहीं की जाती, कंसाइनी जो पेमेंट करता है। जैसे मैं आपको 50 लाख रुपए का माल दे रहा हूं कि इसको बेच देना, तो क्या गारंटी है कि आप सारा का सारा पैसा एक ही बारी में मेरे को दोगे? इसीलिए जिसके साथ मैं कंसाइनमेंट अकाउंट शुरू करने वाला होता हूं उससे कहता हूं कि भाई पहले 10 या 20 लाख का ना एक मेरे को बीआर दे दो या एक चेक दे दो, ताकि फ्यूचर में मेरी कुछ पेमेंट रिजर्व रहे। क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे बंदे इसमें फ्रॉड कर जाते हैं, तो फ्रॉड से बचने के लिए अगर कोई पेमेंट होती है तो उसको हम बोल देते हैं, जैसे यहाँ मैंने बोल दिया बाय बीआर और चेक, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। ये खत्म, इतना होता है मेरे पास अकाउंट। और अब हम चलते हैं वर्किंग नोट्स की तरफ। देखो, सारा का सारा जो भी इंपॉर्टेंट है वो है वर्किंग नोट। कितने वर्किंग नोट बनने हैं हमारे पास? 3 वर्किंग नोट। अगर आपको ये 3 वर्किंग नोट आते हैं तो फिर कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आप किसी भी लेवल पे कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कमीशन की। अब फाउंडेशन में तो पढ़ा ही हुआ है तुमने भाई, हाँ तो बोलो। तो कितने टाइप की कमीशन होती है? वाह, पहली होती है जनरल कमीशन, दूसरी होती है डेल क्रेडेयर कमीशन, और तीसरी होती है सरप्लस कमीशन। जनरल कमीशन होती है जो कि नॉर्मली दी जाती है। किस पे दी जाती है? सेल्स के अमाउंट पे। डेल क्रेडेयर कमीशन ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन। डेल क्रेडेयर कमीशन क्या कहता है? मैंने कंसाइनी को बोला
कि भाई तुम सेल करो। अब सेल वो कैश बेसिस पे भी कर सकता है और क्रेडिट बेसिस पे भी कर सकता है। तो कैश बेसिस पे पैसा सेल किया तो पैसा आ गया, लेकिन क्रेडिट बेसिस पे कोई 2 महीने बाद देगा, कोई 3 महीने बाद देगा। अब मान लो शिवानी ने मेरे से कहा सर मेरे बिहाफ पे सेल कर दो। मैंने कहा मैंने सेल कर दी है, जिसमें से 80% क्रेडिट सेल है। अब क्रेडिट सेल मैंने कर दी, पैसे कौन रिसीव करेगा? पैसे रिकवर किसको करने हैं? जिसके गुड्स बिके। तो शिवानी कहती है कि मैं यहाँ गुड़गांव में बैठी हूँ और गुड्स मेरे चेन्नई में सेल हुए, अब मैं किस किस डेटर को फ़ोन करूँगी? तो वो मेरे से ही कहती है कि तुम ऐसा करो 5% और रख लो और सारा का सारा पैसा कलेक्ट करके मुझे दे दो, ठीक है? या फिर कलेक्शन अपने आप करते रहो, जितने की क्रेडिट सेल हुई है वो सारा पहला पैसा पहले ही मुझे दे दो। अब इससे क्या होगा? इससे हम दोनों के अपने अपने फ़ायदे हो जाएंगे। उसको सारी की सारी सेल का पैसा एक साथ मिल जाएगा और मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं सबसे पैसे निकलवाई दूंगा, मुझे 5% की एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाएगी। एंड इसके साथ साथ अगर कोई बेड डेट होता है तो बेड डेट उस एजेंट का नुकसान माना जाएगा। बोले तो कंसाइनर का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कंसाइनर ने तो कहा है 5% एक्स्ट्रा ले लो और जितना भी क्रेडिट सेल का पैसा है मुझे दे दो। अब मैंने सारा का सारा मान लो 100 में से 80 रुपये की क्रेडिट सेल हुई थी, मैंने 80 रुपये इसे दे दिए, पर जब मैं कलेक्ट करने निकला तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 78 रुपीज़ रिसीव हुए। तो 2 रुपये का जो बेड डेट है वो बेड डेट किसके लिए हुआ? उसके लिए या मेरे लिए? कंसाइनर के लिए नहीं हुआ, क्योंकि उसको सारा पैसा पहले ही मिल गया। किसके लिए हुआ? कंसाइनी के लिए। अकाउंटिंग किसके लिए की जा रही है? तो आपको याद रखना है, जब जब डेल क्रेडियर कमीशन होगा तब तक बेड डेट का कोई सीन ही नहीं होगा, ठीक है? सो डेल क्रेडियर कमीशन क्यों दी जाती है? टू बियरिंग द लॉस ऑफ बेड डेट, मतलब बेड डेट बियर करने के लिए दी जाती है और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, या कलेक्शन छोड़ो। क्लियर हो गया? डेल क्रेडियर क्या होती है? फिर से कि जब कंसाइनर बोलता है कि भाई साहब आप ऐसा करो 5% और ले लो, क्रेडिट सेल का सारा पैसा मुझे दे दो और तुम खुद कलेक्ट करते रहना, क्योंकि मैं वहां किस किस से कलेक्ट करूंगा, किसी ने टाइम पे दिया नहीं दिया, तुम सबको जानते हो, तुम आराम से कलेक्ट कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास सरप्लस कमीशन। सरप्लस कमीशन तब होती है जब भी कंसाइनर ने कहा कि भाई इसको 10 रुपए का बेचो, लेकिन कंसाइनी ने उसको 20 रुपए का बेच दिया, तो जो एक्स्ट्रा बेचा है ना उसमें से कुछ पोर्शन, जो एक्स्ट्रा अमाउंट की सेल करी है उसमें से सर्टेन पोर्शन दे देता है वो कंसाइनी को और बोलता है 10 रुपए का सेल करना है, अगर उससे ज़्यादा किया तो 25% की तुम्हारे पास सरप्लस कमीशन आ जाएगी। सरप्लस कमीशन मतलब 10 रुपए का मैंने सेल करने को बोला, मान लो कि उसने 15 का सेल किया तो 5 रुपए एक्स्ट्रा हुआ, 5 रुपए का 25% पर यूनिट उसे दे दिया जाएगा, जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स पे उसने एक्स्ट्रा बेचा है। सो सरप्लस कमीशन में सरप्लस कहता है व्हेनेवर गुड्स सोल्ड ओवर द इनवॉइस प्राइस, जब भी इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा, इनवॉइस प्राइस या फिर जो भी प्राइस कंसाइनर बोले उससे ज़्यादा में बेचा जाए। तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट वर्किंग नोट। आफ्टर दैट वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है मेरे पास? एबनॉर्मल लॉस। अब बहुत ध्यान से देखना, एबनॉर्मल लॉस जो है ना वो आपको कब होता है? जब आप सामान भेज रहे होते हैं, क्योंकि सामान जब तक एक जगह पड़ा है वो सेफ है। जब सामान कंसाइनर से कंसाइनी के पास जाएगा तब उस पर रिस्क आएगा। तो हो सकता है रास्ते में कुछ टूट फूट जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कंसाइनी के पास सामान पहुंच जाए और कंसाइनी अपने वेयर हाउस में रखवाए, तो यहाँ पे भी टूट फूट हो सकती है। दैट मीन्स कहीं पे भी ले जाते समय टूट फूट हो सकती है। तो एबनॉर्मल लॉस एक बार हो सकता है जब कंसाइनी को ना मिला हो या रास्ते में हो, और एक बार कंसाइनी को मिलने के बाद। आपको याद रखना है कंसाइनी को मिलने के बाद अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो वही ट्रीटमेंट होगी जो अनसोल्ड स्टॉक की होगी। तो हम निकालते हैं एबनॉर्मल लॉस। इसको मैं आगे ये भी लिख देता हूं, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। ट्रांजिट बोले तो रास्ते में, फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी, ठीक है? कंसाइनर से कंसाइनी की तरफ सामान जा रहा है और उस पर कुछ एबनॉर्मल लॉस हो जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है,
पहले आप ये बता दो कि टोटल जो सामान है उसकी कितनी वैल्यू है, उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब मल्टीप्लाई कर दो एबनॉर्मल लॉस वाली यूनिट से, अपने आप एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। सो टोटल कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान रखना। ये कहता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, दैट मीन्स ये खर्चा, ये तो लग ही गया खर्चा, प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। क्योंकि हम कहां देख रहे हैं बच्चों, हम देख रहे हैं वो खर्चा जो कि रास्ते में हुआ होगा। अब रास्ते में ये वाली कॉस्ट तो लगी चुकी है जो गुड्स की है, प्लस जो इसने कॉस्ट करके भेजी ये भी लग चुकी है। कंसाइनर एक्सपेंसेस के नाम पे क्या क्या आता है हमेशा, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। नेक्स्ट, क्या हम ये कॉस्ट भी लगाएंगे, यस और नो? आंसर इज नो, क्योंकि ये कॉस्ट लगेगी उसके पास सामान पहुंचने के बाद, और हम कहां तक का ले रहे हैं, रास्ते का, इन ट्रांजिट। तो सिर्फ ये दोनों कॉस्ट आप लोगे, और इन दोनों कॉस्ट के बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट कंसाइंड, मतलब जितनी यूनिट मैंने भेजी थी, और उसके बाद इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, लॉस्ट यूनिट से। सिंपल है। बस ये देखते रहना कि आप जब भी गुड्स की कॉस्ट निकाल रहे हो तो आप किस लेवल पे निकाल रहे हो, अपने आप फॉर्मूला खुद ही समझ आ जाएगा। अब चलते हैं थर्ड वाले वर्किंग नोट पे। सो थर्ड वर्किंग नोट है मेरे पास अनसोल्ड स्टॉक। सो अनसोल्ड स्टॉक सबसे पहले देखो होगा किस लेवल पे। कंसाइनर ने सामान भेजा, कंसाइनी ने सामान रिसीव किया, फिर कंसाइनी ने अपने एक्सपेंसेस करे, और अपने एक्सपेंसेस करने के बाद बेच दिया। जो नहीं बिका उसकी कॉस्ट चाहिए। सो दैट मीन्स अगर नहीं बिका कह रहा हूं मैं, तो फिर ये होने के बाद इसने रिसीव कर लिया, इसने रिसीव करने के बाद अपने वेयर हाउस में भी रख लिए, तो सारे के सारे एक्सपेंसेस लास्ट तक जो भी गुड्स पे हो रहे हैं वो सब आएंगे। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, अनसोल्ड स्टॉक, इतना फॉर्मूला तो सेम है। सो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। बस ये चीज आपको याद रखनी है कि कंसाइनी के कैसे एक्सपेंस आएंगे, कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस आएंगे। सवाल ये कि क्यों नॉन रिकरिंग एक्सपेंस आएंगे, तो सिंपल सी बात है, मान लो आप लोगों ने मुझे सामान दिया, तो मैं जिस तरीके से आपसे सामान लेके बेचता हूं ऐसे मैं 10 अलग अलग लोगों से सामान लेके बेचता हूं। ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी अपने नाम पे ना एक वेयर हाउस ले रखा है। अब आप मुझे सामान दो या ना दो, वेयर हाउस का रेंट तो मैं देता ही रहता हूं। तो जब वेयर हाउस का रेंट जाता रहता है तो वो मेरा रिकरिंग एक्सपेंसेस है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो एक्सपेंस लेने हैं जो आपके कंसाइनमेंट की वजह से हो रहे हैं। जैसे अगर कंसाइनमेंट हुआ तभी तो उसने फ्रेट दिया कंसाइनमेंट पे, अगर वो सामान ही नहीं बेचता तो सामान पे फ्रेट देने का सवाल ही नहीं होता। गो डाउन रेंट, रेंट है, रेंट मतलब रिकरिंग नेचर का है, तो ये हमारा रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं होता। नेक्स्ट कमीशन, तो क्या कमीशन यहां आएगा, आंसर इज नो। व्हाई, क्या लिखा है हमने, कंसाइनीज नॉन रिकरिंग, और कमीशन उसकी क्या है, इनकम। ठीक है ना। सो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आ गया। ठीक है। और उसके बाद एक चीज और है जो हम इसमें से माइनस करते हैं, दैट इज, यहां पे स्पेस थोड़ा कम है, आप समझ जाना, यहां से माइनस हम करते हैं, इधर लिख देता हूं, ओके, स्पेस प्रॉब्लम। ओके, तो क्या था हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू, सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस माइनस एबनॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय यूनिट्स
कंसाइंड माइनस यूनिट्स लॉस्ट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अनसोल्ड यूनिट्स। तो यहां तक तो बात कर ली थी हमने कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। सवाल ये कि हमने एबनॉर्मल लॉस क्यों माइनस कर दिया। तो भाई मुझे तो उन गुड्स की वैल्यू चाहिए जो अब बचे हुए हैं। आपने कहा था कि 100 यूनिट्स भेजी हमने, 100 में से 20 यूनिट आपकी बीच में ही टूट फूट गई, तो कंसाइनी को कितनी यूनिट मिली? कंसाइनी को 80 यूनिट मिली। तो वो तो ये बोलेगा कि भाई मेरे को 80 यूनिट्स की कॉस्ट बोलो, तब मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए भी भेजी थी 100 यूनिट, लेकिन 100 में से 20 का नुकसान हो गया, तो कॉस्ट भी 80 यूनिट की और नंबर ऑफ यूनिट भी 80 कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसे अनसोल्ड यूनिट से। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इसको पॉज करो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 116 पढ़ो। X Limited at Gujarat purchase 5,000 ठीक है, sarees, ठीक है, rupees 100 per saree. ठीक है। अब देखो एक्स कोई व्यक्ति है जिसने 5,000 साड़ी खरीदी है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि कितना कंसाइन किया ये आगे देगा इन्फॉर्मेशन, वो काम की होगी। आगे पढ़ो। Out of these 300 sarees were sent on consignment. 300 वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और कॉस्ट कितनी थी इसकी? 5,000. 5,000, ठीक है। आगे। Y Limited of Kolkata at the selling price at rupees 150 per saree. सेलिंग प्राइस 150 या Sir, selling price of rupees 150 per saree. एक बार शुरू से क्वेश्चन सर ये दूसरी लाइन आ गई ना। शुरू से पढ़े एक बार। Y Limited of Kolkata at the selling price of rupees 150 per saree. शुरू से क्वेश्चन पर स्टार्टिंग। अच्छा, X Limited of Gujarat purchase 5,000 saree at rupees 100 per saree. वही तो तूने मेरे को 5,000 बोला ना, इन्होंने परचेज की हाँ, 5,000 साड़ी 5,000 और 100 रुपए की, ठीक है। 100 रुपए पे। उसके बाद कंसाइन कितनी करी? सिर्फ 300। हाँ 3,000। अच्छा 3,000 करी, ठीक है, वो भी एट द रेट 100 ही होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या डिसाइड किया? 150 रुपये, ठीक है। आगे। The consignor paid 5,000 for packing and freight. ठीक है, पैकिंग एंड फ्रेट, ठीक है। आगे। So फिर next. हम्म Y Limited sold 2,500 saree rupees 160 per saree and incurred 500 for selling expenses and the limited 2,50,000 to Gujarat. वेट, 2,500 सोल्ड एट द रेट 160, है ना, हाँ जी। और उसके बाद 500 कितने का सेलिंग एक्सपेंस है? 500 ये selling expenses limited 2,50,000 500 के सेलिंग एक्सपेंस और 2.5 लाख रेमिट कर दिए, to Gujarat an account. ठीक है। फिर They are entitled to a commission of 5% on total sale plus a further of 25% commission and any surplus price realized over 150 per saree. तो वही कह रहा है ना कि 150 से ऊपर जितने का भी आपने बेचा उस पर सरप्लस कमीशन आपको मिलेगी, ठीक है। फिर 1,500 sarees were sold at Gujarat 1,110 per saree. अब ये कह रहा है कि 1,500 साड़ी गुजरात वाले ने अलग बेची, अब वो एक्स ने बेची होगी, उसका कंसाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ इन 3,000 साड़ियों में डील करना है। आगे। Owing to falling market price, the value of stock of saree in hand is to be reduced by 5%. You are required to prepare consignment. इस लाइन को अंडरलाइन करो, क्योंकि टेक्स्ट बुक ने जो इसकी ट्रीटमेंट करी है वो गलत करी हुई है। उसने क्या बोला कि अनसोल्ड स्टॉक की कॉस्ट हम या वैल्यू 10% कम रखेंगे ना। फिर से पढ़ो उस लाइन को, सर किसको? यही जो अभी लास्ट लाइन थी। अच्छा, owing to falling market price, the value of stock of saree in hand to be reduced by 5%. अच्छा 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में ना कुछ अनसर्टेनिटीज चल रही है, जैसे अभी लॉकडाउन में चल रही थी, तो उसने कहा जो भी आपके अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आएगी आप उसे कितने से 5% से कम कर दोगे, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से देखो, बुक में क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, सारी डिटेल यहाँ है, बस इसको देखते देखते क्वेश्चन करवा दो मुझे। तो हम किसकी बुक में कर रहे हैं? सॉल्यूशन इन बुक्स ऑफ एक्स। एक्स की बुक में एक बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट और एक बनेगा वाई अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट।
चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स ने परचेज किया था, उसका कोई काम नहीं है। 3000 साड़ी भेजी गई, तो हम क्या लिखेंगे, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बोलो बच्चों कितनी वैल्यू आएगी, आपने 3000 साड़ियां भेजी है जिसमें एक की वैल्यू 100 रुपए की है, तो 3 लाख रुपए की साड़ी भेजी। फिर टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से कौन सा खर्चा करता है वो, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। इस बार इंश्योरेंस था नहीं, उसने कहा सिर्फ पैकिंग एंड फ्रेट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं पैकिंग एंड फ्रेट। ठीक है, कितना, 5000 रुपए हो गया। आगे कहता है उसके पास गुड्स पहुंचे, गुड्स उसने 2500 यूनिट 160 में सेल कर दी, तो बाय वाइज अकाउंट सेल कितनी करी, 2500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 160। बोलो कितना आता है, मत बोलो 4 लाख आएगा। ठीक है, पक्का। 4 लाख के बाद अपने को क्या कोई एबनॉर्मल लॉस है, यहाँ 3 ही चीज आती थी ना, एबनॉर्मल लॉस, सेल एंड अनसोल्ड स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस तो कुछ है ही नहीं, तो क्या बचेगा, बाय अनसोल्ड स्टॉक। और अनसोल्ड स्टॉक कितना होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, हमने भेजी 3000 यूनिट, 3 में से 2500 यूनिट सेल हो गई, तो बची कितनी, 500 यूनिट्स। ठीक है, देख रहे हो कितना इजी है, वहीं से सिर्फ चीजें उठा के डालती हैं अपने को। उसके बाद सेल ले ली थी, फिर इसने कहा कि सेलिंग एक्सपेंस है, कुछ रेमिटेंसेस हैं और कमीशन है, तो इधर मैं लिखता हूं टू वाइज अकाउंट सेलिंग एक्सपेंस। कितना है सेलिंग एक्सपेंस, 500 रुपए। और उसके बाद नेक्स्ट है कमीशन, और कमीशन हम वर्किंग नोट बना के लाएंगे। और उसके बाद टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, हो जाएगा। अब यहां से हम क्रॉस एंट्री कर लेते हैं, क्या आया यहां पे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या क्या था मेरे पास, एक था सेलिंग एक्सपेंस और दूसरा था कमीशन। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस 500 दे रखा है, कमीशन वर्किंग नोट से निकलेगा। टू कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में सेल, सेल कितने की थी, 4 लाख। और उसने कहा था कि रेमिटेंस 2.5 लाख का पहले ही कर चुका है, मतलब बाय बैंक ये 2.5 लाख आपको दे चुका है। तो देखो उसके बिहाफ पे 4 लाख की सेल करी, जिसमें से 2.5 लाख मैं पहले ही दे चुका हूं। अब देखेंगे कि कितना और बचा हुआ है, बस उसको अपनी कमीशन काटनी है, फिर जो पैसा बचेगा वो वापस करना पड़ेगा। अब 2 वर्किंग नोट है मेरे पास, तो पहले मैं वर्किंग नोट नंबर 1 कर लेता हूं अपने पास कमीशन का। एक ये भी वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 1 कमीशन। तो पहले तो हम लेते हैं जनरल कमीशन। बोलो बच्चों कितनी है जनरल कमीशन, 5% की जनरल कमीशन है। एंड कमीशन हमेशा किस पे होगी, टोटल सेल्स पे। सो अगर 4 लाख की सेल है बच्चों और उसका 5% जनरल कमीशन है, तो बोलो कितना आएगा, 20,000। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सरप्लस कमीशन। सरप्लस कमीशन उसने कहा कि जितनी भी यूनिट्स आपने बेची, आपको जो प्राइस बताया गया था उससे ऊपर में, तो प्राइस बताया कितना गया था आपको बेचने के लिए, 150, बेची कितने में, मतलब हर यूनिट 10 रुपए एक्स्ट्रा बेचा है आपने और उसका 25% मिलेगा। तो ये मैं ऐसे ले लेता हूं, आपने टोटल कितनी यूनिट्स बेची, 2500 यूनिट्स बेची है, और एक यूनिट को आपने कितने प्रॉफिट में बेचा है, ऐसे दिखा देता हूं, 160 माइनस 150, 10 रुपए के प्रॉफिट में। तो ये टोटल सरप्लस सेल हो गई, और सरप्लस सेल का 25% मिलेगा, 6250 रुपीज। सो अगर मैं टोटल कमीशन करता हूं तो कितना आ जाएगा, 26,250। क्लियर, तो बस डाल दो इसे कमीशन में, 26,250, 26,250
चलो अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। अच्छा बैलेंसिंग कहाँ, अभी क्लोजिंग स्टॉक निकालना है अपने को। नाउ वर्किंग नोट नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्या फॉर्मूला था? सबसे पहले हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस पहले कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, फिर बिल्कुल कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, हाँ माइनस एबनॉर्मल लॉस आता है, इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है ही नहीं, डिवाइडेड बाय यूनिट्स कंसाइंड मल्टीप्लाइड बाय अनसोल्ड यूनिट्स। चलो वैल्यूज डालता हूँ। कितने रुपए का सामान भेजा था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट? 3 लाख रुपए। कंसाइनर के एक्सपेंसेस 5,000 रुपए। अब कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बोलता है, तो कंसाइनी का नाम है हमारे पास वाई दो ही, वाई के नाम पे दो ही हम एक्सपेंसेस देख रहे हैं। याद रखना कंसाइनर के लिए दोनों एक्सपेंसेस हैं, लेकिन कंसाइनी के लिए दोनों एक्सपेंसेस नहीं है। कंसाइनी के लिए सेलिंग एक्सपेंस है, लेकिन ये इनकम है जो कमीशन है। तो सेलिंग एक्सपेंस अब आपको याद रखना है कि रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा, क्या होगा आपके हिसाब से और क्यों होगा? तो सेलिंग एक्सपेंस मतलब होता है बेचने का खर्चा। तो अगर मेरे पास गुड्स ही ना आते तो क्या बेचने का खर्चा होता? नहीं होता। सो दैट मीन्स हाँ ये एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, क्योंकि गुड्स आए इसीलिए खर्चा हुआ, तो नॉन रिकरिंग हो गया। तो ये हमारा पार्ट बनेगा इसमें। तो कितने का है? 500 मैंने इसमें ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया यूनिट्स कंसाइंड से। कितनी यूनिट्स आई थी? 3000। और 3000 में से कितनी यूनिट्स? 500। ठीक है, देखो इसको ना हमेशा ऐसे करना, ये यूनिट्स को ना ऐसे इधर ले लेना, तो ये सिंपली जो भी अमाउंट आएगा उसका 1/6 हो जाएगा। ये आएगा 3,05,500 डिवाइडेड बाय 6, कितना आया? 101.833 मतलब 10,000 है। वैसे बोल के बताना 10,000 20,000 इस तरीके से। गलत आ रहा है, फिर से करो। इक्वल टू, पहले इक्वल टू फिर डिवाइडेड बाय, हाँ 6 बस। 5091.666 मतलब 7 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई हमारे पास। और लास्ट एक एडजस्टमेंट उसने क्या बोला, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आपको 5% कम करनी है। तो सिंपली अगर अनसोल्ड स्टॉक वो आ रखा है मेरे पास कितना 50917, तो मैं इसका 95% ले लूंगा क्लोजिंग स्टॉक में, अपने आप 5% वैल्यू कम हो गई। निकालो इसका 95%। ठीक है, तो 1 ही रहने देते हैं इसको। अब हो जाएगा टोटल, ये आएगा मेरे पास 4,48,371 रुपीज़, 4,48,371 रुपीज़। अब देखो प्रॉफिट कितना बनता है मेरे पास, करो कैलकुलेटर से। ये क्या निकाला है? ये 1 मिनट, कोई बात नहीं, जो भी आया उसमें से अब 4 लाख माइनस 4 लाख कर दो, इसका बैलेंस सीडी आ जाएगा। 1,23,250। 23 या 30? 1 लाख 1,23,250।
ठीक है, ये तो बैलेंस शीट ही आ गया इसका, मतलब इतना पैसा और देना है। और उसके बाद यहाँ मेरे पास प्रॉफिट आएगा, ये भी बता दो कितना आएगा। एक, दो, पाँच, दो, सात, तेरह, देखा, बिना कैलकुलेटर के करती है आपसे पहले। चलो, तो ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट ऑन से प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर है क्वेश्चन? तो आपको ना बस क्वेश्चन में ये पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ दे रखी है, वही गिनी चुनी चीज़ें होंगी और सिर्फ पुट कर देना है। सारा खेल कैलकुलेटर का है और कुछ लोग तो बिना कैलकुलेटर के हैं। तो करो इसको नोट, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन पेज नंबर पढ़ो। 19. I'm sorry. 500 shirts were consigned by Raizada and consignment of Delhi to Zin of Tokyo at cost 375 each. वेट, कितनी शर्ट्स? 500 5,000. 5000 एट द रेट रुपीज़ 375। ठीक है, फिर Raizada and the consignments paid freight 50,000 and insurance 7,500. 50,000 का फ्रेट दिया और इंश्योरेंस। 7,500. ठीक है, फिर During the transits, 500 shirts were totally damaged by fire. मतलब एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, Jing took delivery of the remaining shirt and paid 72,000 on custom duty. 7500। 72,000. ठीक है, Zing had sent a bank draft to Raizada and the consignment for rupees 2,50,000 as advance payment. ठीक है, 4,000 shirts were sold by him of 500 each. Expenses incurred by Zing's on godown rent and advertisement etc. amounted to 10,000. ठीक है, He is entitled to a commission 5%. ओके, One of the customers to whom the goods were sold on credit could not pay the cost on 25 shirts. ठीक है, Prepare the consignment accounts and accounts to Jing in the books of Raizada and commission. खत्म क्वेश्चन। और ये भी Zing settled his accounts immediately. सेटल्ड हिज अकाउंट मतलब जैसे पिछले में मैंने जो कंसाइनी था उसका बैलेंस शीट ही किया था, इसमें बैंक या कैश करके पे कर दूंगा। और Nothing was recovered from the insured for the damaged goods. ठीक है, ये कह रहा है ना कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो हो सकता है कभी उससे कुछ पैसा मिल जाए कभी ना मिले। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं मिल रहा, मतलब सीधा का सीधा सारा का सारा लॉस हो जाएगा। ओके, तो पहले हम अकाउंटिंग कर कहाँ रहे हैं, तो हम कर रहे हैं इन बुक्स ऑफ रायजादा। अपना बस कैलकुलेटर ऑन रखना। और जिंग है हमारे ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले मैं ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से बहुत सारी चीज़ें डाल देता हूँ जो मेरे को डायरेक्टली पता है। सबसे पहले गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट निकालो बच्चों वैल्यू इसकी। 2 गुड्स सेंट ऑन 18,75,000. 18,75,000 कैसे निकाला आपने? 5,000 शर्ट 375, ठीक है। उसके बाद 2 बैंक अकाउंट, बैंक से ये बंदा दो चीज़ें ही देता है हमेशा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस।
फ्रेट दे रहा है 50,000 एंड इंश्योरेंस दे रहा है 7500। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ लिखेंगे टू कंसाइनी। कंसाइनी कौन है? जिंग। टू जिंग अकाउंट। जिंग अकाउंट के नाम पे सबसे पहले जिंग ने क्या दिया? कस्टम ड्यूटी 72,000। फिर उसने पे किया गोडाउन रेंट। याद रखना यहाँ सिर्फ खर्चे लेने हैं, ये मत ले लेना जो बैंक से ओवरड्राफ्ट जो बैंक ड्राफ्ट भेजा है वो पेमेंट है, वो अलग चीज़ है। गोडाउन रेंट दिया है इसने 10,000 और उसके बाद कमीशन, और कमीशन के साथ एक और चीज़ आएगी जो कि है बेड डेट्स। अगर डेल क्रेडियर कमीशन होती तो बेड डेट यहाँ पे नहीं आते, ठीक है। तो बेड डेट यहाँ क्यों आए हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपके बिहाफ पे 100 शर्ट सेल करी तो आप मेरे से कहोगे कि 100 शर्ट के पैसे दो, लेकिन 100 में से 5 शर्ट के पैसे नहीं आए हैं, तो वो 5 शर्ट के पैसे मुझे कम करने पड़ेंगे। तो इस तरफ लिख के जिस तरीके से नॉर्मल एक्सपेंसेस है, यहाँ पे एक एक्सपेंस और दे दिया हमने बेड डेट्स का। खत्म। कमीशन वर्किंग नोट से निकलेगा। बेड डेट हमें पता है कितना है। बेड डेट कितनी शर्ट्स पे हुआ है? 25। और एक शर्ट कितने की बेची आपने? 500। एक शर्ट 500 की बेची है, 12,500। तो बस एक चीज़ रह गई हमारे पास, कमीशन, और उसके बाद आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, इधर आता हूँ। इधर सबसे पहले बाय जिंग ब्रैकेट में सेल। सेल बोलो बच्चों कितने की आएगी? आपने 4,000 यूनिट्स बेची है एट द रेट 500 रुपये एक, 20 लाख। उसके बाद कुछ एबनॉर्मल लॉस भी है। एबनॉर्मल लॉस वर्किंग नोट नंबर 1 या 2 कर लेता हूँ। 1 हो गया मेरे पास कमीशन का, एंड बाय अनसोल्ड स्टॉक वर्किंग नोट नंबर 3। यही देखा था हमने कि 3 ही वर्किंग नोट हर बार क्वेश्चन में बनेंगे हमारे पास, ठीक है। वट एवर द टोटल इज। अब हम जिंक का अकाउंट बना लेते हैं। पहले जिंक की क्रॉस एंट्री ले लेते हैं इधर से। टू कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में सेल। कितने की सेल हुई है? 20 लाख की। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे पास है कस्टम ड्यूटी 72,000। आफ्टर दैट गोडाउन रेंट 10,000। कमीशन ये तो अभी निकालना है। बेड डेट्स 12,500। तो देखो वहीं से सारी क्रॉस एंट्री आ गई। उसके अलावा हमने देखा था कि बैंक ड्राफ्ट इसने 2.5 लाख का एक एक्स्ट्रा भेजा हुआ है, सो ये आ जाएगा बाय बैंक ड्राफ्ट। 2.5 लाख की पेमेंट ऑलरेडी करी हुई है, और जो भी पैसे बचे वो इस बार हमें बैलेंस सीडी ना करने की जगह सीधा पेमेंट कर देनी है। तो बाय बैंक वॉट एवर द बैलेंसिंग फिगर इज। ओके, सो यहां तक तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आपने एकदम देखो, इतना पोर्शन करने में मेरे को मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं। ये पूरा करने के लिए क्वेश्चन में 8 से 10 मिनट होंगे आपके पास। तो 3 मिनट का तो हो गया, बाकी 2-3 मिनट आपको वर्किंग नोट करने में लगेगा, मतलब टाइम सेव ही होगा आपका इस क्वेश्चन में। चलो आते हैं वर्किंग पे। तो सबसे पहला वर्किंग क्या है अपने पास? कमीशन। कमीशन तो सिंपल है, जनरल कमीशन है, ना कोई डेल क्रेडियर है ना कुछ है। तो कमीशन हमेशा किस पे होती है? सेल पे। 20 लाख की सेल और कमीशन का परसेंटेज है 5। तो बोलो कितना आएगा? 1 लाख। तो 1 लाख की कमीशन हो गई, इसको डाल देता हूँ दोनों जगह। यहाँ 1 लाख आ गया और यहाँ 1 लाख आ गया। अब ये अमाउंट आके यहाँ पे ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर वट एवर इट इज, ठीक है। तब तक निकालो इसको, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ दूसरा।
15,500. 15,55,500। ठीक है, समझ जाना। ओके, अब एबनॉर्मल लॉस कर रहे हैं हम। एबनॉर्मल लॉस कहाँ हुआ था हमें? एबनॉर्मल लॉस हुआ था जब गुड्स कंसाइंड हो रहे थे, दैट मीन्स रायजादा से जब जिंक के पास जा रहे थे, तो इस बीच में हमारे पास कुछ नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यू है मेरे पास 18,75,000 प्लस 57,500 के कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है ना, 50,000 प्लस 7,500 डिवाइडेड बाय टोटल हमने कितनी 5,000 यूनिट्स भेजी थी, जिसमें से 500 यूनिट्स मतलब 1/10 इसका। ठीक है ना, 500 अपॉन 5,000 इज 1/10। तो इसको ऐड करो और एक जीरो हटा दो और बताओ कितना आएगा। $1,92,750। सो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई मेरे पास 1,92,750। अब थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से, अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। पहले फॉर्मूला अगेन, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनीज। कौन से एक्सपेंस लेने हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस माइनस एबनॉर्मल लॉस divided by units consigned minus abnormal loss units multiplied by unsold units। ठीक है, तो गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट है मेरे पास 18,75,000, ये है 57,500, ये आ गए। अब बहुत ध्यान से, अब हमें करना है इन एक्सपेंसेस को डिस्कस। सबसे पहले कस्टम ड्यूटी क्या होता है? जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान आता है तो उसमें कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। आपको पता है हमारे जो कस्टम डिपार्टमेंट है ना, उसे सिर्फ कस्टम ड्यूटी लेनी होती है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता क्या सामान आता है। 3 दिन पहले का केस है, इंडियन प्लेयर्स ने कहीं पे चेस चैम्पियनशिप्स जीती ढेर सारी, तो ढेर सारे गोल्ड मेडल मिले। तो जब गोल्ड मेडल इंडिया में आ रहे थे, तो अब ये तो प्राउड की बात है हमारे देश के लिए कि भाई कोई गोल्ड मेडल जीत के लाया। कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने रोक लिया प्लेयर्स को, बोला इस पर कस्टम ड्यूटी दो। तो करीब 37,000 की कस्टम ड्यूटी उन्होंने पे करी, उसके बाद वो लाए हैं। यही सेम सीन हुआ था जब हम वर्ल्ड कप जीते थे, जब भी 2012 में शायद जीते थी इंडिया वर्ल्ड कप। तो जब वर्ल्ड कप आ रहा था इंडिया में, साउथ अफ्रीका में जीता था ना शायद, तो जब इंडिया में वो इंडिया में ही तो जीता था, हाँ नहीं फिर वर्ल्ड कप नहीं था शायद, कोई दूसरी वो थी, ओके हाँ T20 वाला जो वर्ल्ड कप था, वो जब जीता था इंडिया ने, तो वहाँ पे भी कस्टम ड्यूटी पे रोक लिया था। मतलब कस्टम डिपार्टमेंट ने रोक लिया और बोला कि भैया इस पे ड्यूटी दो, ड्यूटी के बिना नहीं आ सकता। तो कस्टम ड्यूटी क्यों दी जा रही है? क्योंकि गुड्स आए। अगर गुड्स ही नहीं आते तो उन पे कस्टम ड्यूटी देने का सवाल ही नहीं होता। तो कस्टम ड्यूटी क्या बन जाएगा हमारे लिए? एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ये बार बार नहीं होगा, ये तभी होगा जब गुड्स होंगे। तो हम यहाँ पे 72,000 ऐड करेंगे। उसके बाद गो डाउन रेंट हमेशा रिकरिंग है तो इसको नहीं लेंगे, बट क्वेश्चन ने ना गो डाउन रेंट के साथ साथ एडवर्टीजमेंट भी दिया है। ठीक है, तो क्या आप एडवर्टीजमेंट को लोगे? यस और नो? तो एडवर्टीजमेंट आपके अजम्पशन के ऊपर है। अगर आप ये मानते हो कि वो हर महीने सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट करता है तो वो नॉर्मल हो गया, रिकरिंग हो गया। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो कंसाइनर के गुड्स हैं उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, तो फिर वो नॉन रिकरिंग हो गया। दोनों ही हो सकता है, बट आप एडवर्टीजमेंट को हमेशा क्या मानना? नॉन रिकरिंग, जस्ट लाइक गो डाउन रेंट। अजम्पशन ये रखना कि वो हर महीने कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट करता है। डन। उसके बाद आ गया कमीशन। क्या कमीशन आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि कमीशन क्या है? कंसाइनी की इनकम। नेक्स्ट बेड डेट। बेड डेट क्या उस कंसाइनी का खर्चा है? कोई कंसाइनी का खर्चा थोड़ी है, ये तो आपकी इनकम थी जो कि नहीं हुई। तो हमारे पास सिर्फ 72,000 आएगा। एंड देन माइनस एबनॉर्मल लॉस।
1,92,750 का सामान पहले ही हमारे पास से जा चुका है। तो ये नेट सामान है जो मेरे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद नेट यूनिट्स या क्वांटिटी से मैं इसे डिवाइड करता हूँ। 5,000 यूनिट्स थी मेरे पास, जिसमें से 500 जा चुकी है। कितना हुआ? 4,500। नाउ मल्टीप्लाइड बाय अनसोल्ड यूनिट। अब सवाल ये कि सर अनसोल्ड यूनिट कितना? तो भाई टोटल 5,000 यूनिट थी, ठीक है। पहली 500 हो गई लॉस, 4,000 हो गई सेल। कितना बचा? ठीक है, 4,000 हमारी सेल हो गई, 500 का एबनॉर्मल लॉस, टोटल 5,000 थी। तो बचा कितना? 500। अब वंस अगेन जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो ना उसकी रिलेशनशिप इसमें देखना। लाइक यहाँ 500 आएगा, यहाँ 4,500 आ गया, तो दैट मीन्स 1/9। सो जो भी आंसर आएगा उसे 9 से डिवाइड कर दो। कितना आ गया? 306 कर देते हैं। क्लियर है? 201,306 201,306 ये आ गया। अब इसको टोटल कर लो और यहाँ टोटल करके बताओ कितना आता है। ऐसे मैं जल्दी कर लूँगा। अब मुश्किल है। ठीक है, 267.56 ये हमारा पहले ही हो चुका है। अब 1 सेकेंड बचो। जब आप इस क्वेश्चन को करोगे ना, इस क्वेश्चन को नहीं आगे कुछ भी करोगे, तो आपको ना हर एक चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए कि मैंने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहाँ क्यों डाला है, सेल यहाँ क्यों आ रही है। आपको एक एक चीज़ का क्यों पता होना चाहिए, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है। जब मैंने अकाउंट बनवाया था आपको, जब बेसिक करवा रहा था, तब बताया था कि ये चीज़ यहाँ क्यों आ रही है, क्यों कस्टम आपने नॉन रिकरिंग एक्सपेंस माना है, क्यों इसको नॉन रिकरिंग नहीं माना है। ठीक है, तो हर चीज़ का आपके पास लॉजिक या बेस होना चाहिए। इसको पॉज करो।